हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि है टिश्यू। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से करेंगे ताकि आप जब दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको सब क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टिश्यूज़ आप क्या समझते हैं? पहले आपने पढ़ा है सेल। सेल क्या है? द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है सेल। ओके, तो सेल एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। बहुत सारे सेल्स जब मिल जाएंगे तो ये बनेगा टिश्यू। ठीक है, और जब बहुत सारे टिश्यू साथ में आ जाएंगे तो वो बनाता है एक ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या? जैसे कि स्टोमक हुआ एंड लिवर हुआ, आपके लंग्स हुए, वो सब एक ऑर्गन है जो बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी फुल बॉडी हो। जैसे इंसान में कितने टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं? इंसान एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आपका नर्वस सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने टाइप के ऑर्गन? बहुत तरह के ऑर्गन है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यूज से बनते हैं। फिर टिश्यूज़ किससे बनते हैं? सेल्स से बनते हैं। ठीक है, तो अभी लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर we recall that all living organisms are made up of cells. Okay, in unicellular organisms a single cell performs all basic functions. Unicellular मतलब यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, एक सेल का ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि अमोएबा। A single cell carries out movement, intake of food, gases, exchange and excretion. But in multicellular organisms there are millions of cells. Multicellular का मतलब क्या है? मल्टी मतलब बहुत सारे, सेल्स मतलब सेल। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे कि इंसान, एलिफेंट, एंट। ओके, दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। ऐसा नहीं है कि आपका जो स्टोमक में जो सेल होगा वही टाइप का सेल आपके ब्रेन में प्रेजेंट होगा। सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो जिस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, उसी के वही रोल फुलफिल करने के लिए उनका स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होता है। ठीक है, each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. तो ऐसा नहीं है कि एक सेल वो ब्रेन सेल का भी काम करे, डाइजेशन का भी काम करे, वो मसल का भी काम करे, वो ऐसा नहीं होता। एक सेल एक ही तरह का काम करता है। मसल का सेल कॉन्ट्रैक्शन करता है, मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए उनका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आपको एक साथ बोला जाए आप घर के काम करो, पढ़ाई करो, मार्केट जाओ, बहुत सब काम एक साथ करो, तो आपको उसमें दिक्कत होगी। बट अगर आपको एक ही काम दिया जाए, आप कोई भी एक काम चुन लो, वो आपका काम है, वही आप करो, तो आपको ईजी होगी। वैसे ही सेल्स एक ही तरह के काम करेंगे तो उनका एफिशिएंसी बढ़ता है। Okay, in human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flows to transport oxygen, food, hormones, and waste material, and so on. In plants, muscular tissues conduct food and water from one part of the plant to other parts. ठीक है, ये अभी प्लांट्स में बोला है vascular tissues conduct food and water from one part to of the plant to other parts. वैस्कुलर टिश्यूज़ वैसे टिश्यू होते हैं जैसे कि अपने में ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं। वैसे प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के बॉडी में कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सो डिवीजन ऑफ लीवर। ठीक है, सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cells, called a tissue, is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem, and muscle are examples of tissues. वही चीज़ बताया हुआ है जो मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलकर बॉडी में एक काम करते हैं, तो वो होता है एक टिश्यू। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये रहा: a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue. सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे और एक ही तरह का रोल को अचीव करने की, एक ही काम फंक्शन को अचीव करने की कोशिश करेंगे,
वो एक टिश्यू कहलाता है। और नॉर्मली क्या होता है, वो सारे सेल से कॉमन ओरिजिन से आते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या वो सेम टाइप के टिश्यूज से बने हुए हैं, कि नेक्स्ट सेक्शन में आप जानेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? आप सोचिए, प्लांट्स और एनिमल्स क्या सेम तरह का काम करते हैं? क्या वो सेम तरह के दिखते हैं, या फिर उनका इकोसिस्टम में रोल सेम है? प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स स्टेशनरी होता है, मतलब एक जगह फिक्स होते हैं, वो मूवमेंट तो करते नहीं। ओके, और उनको अपराइट होना होता है, दे हैव टू अपराइट, ताकि सनलाइट उनको मिले, आराम से मिले, और नीचे से रूट से वाटर कलेक्ट कर सकें, इसलिए उनको अपराइट तो होना है। ठीक है, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। अगर प्लांट को सीधा रहना है, देखो प्लांट को सनशाइन भी चाहिए, प्लांट को नीचे रूट्स हैं तो उसे नीचे मिट्टी से पानी भी चाहिए। तो ये जो सीधा खड़े होता है, इसको सीधा खड़े रखने के लिए बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होगा, है ना? तो ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ बहुत सारे होंगे इसमें। ओके, द सपोर्टिंग टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स। डेड सेल्स, मरे हुए सेल्स, वो मिलकर सपोर्टिंग टिश्यू बनाते हैं, यूजुअली वही होता है। एनिमल्स क्या होता है, मूव अराउंड करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनको फूड चाहिए, मीट्स चाहिए, शेल्टर चाहिए, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू प्लांट्स। क्यों? मूवमेंट में ज़्यादा एनर्जी होता है। प्लांट्स में सपोर्टिंग टिश्यू मेजोरिटी होता है, सपोर्टिंग टिश्यू डेड सेल से बना होता है, डेड सेल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते। बट एनिमल्स में मोस्टली लिविंग टिश्यू ही प्रेजेंट होता है, वो मूवमेंट करते हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज द कंटेन आर लिविंग। ठीक है, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स में ग्रोथ लिमिटेड होता है टू सर्टेन रीजन्स, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। अच्छा, प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो एपिकल पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर हमेशा डिवीज़न होता है, डिवीजन सेल से क्या होगा, ग्रोथ होगा। बट एनिमल्स में वैसा नहीं होता, एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड एरिया नहीं होता है कि यही ग्रोथ होगा। ठीक है, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। प्लांट्स में आगे हम देखेंगे, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे प्लांट्स में, तो पता चलेगा कि कुछ पार्ट होते हैं प्लांट्स के जो हमेशा डिवाइड करते हैं, और कुछ पार्ट होते हैं जो डिवाइड नहीं करते। एनिमल्स में पूरा बॉडी यूनिफॉर्मली बढ़ता है, हर पॉइंट एनिमल की बॉडी का एज के साथ बढ़ सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन of organs and organ systems in far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. ठीक है, this fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major group of organisms, particularly in the different feeding methods. उनके फीडिंग मेथड्स के हिसाब से उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम्स का, वो क्या बोला है कि एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एनिमल्स में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है सेल्स का, रादर देन प्लांट्स में। ठीक है, सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, जो कि है प्लांट्स, एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड, जो कि एनिमल्स। ये तो ऑब्वियस बात है, कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन। ओके, चलो ये तो हो गया। अच्छा ठीक है, प्लांट्स में हम दो तरह के टिश्यूज़ पाते हैं। प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा आगे हम देखेंगे, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंस क्या जानते हो? परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो डिवाइड करते हैं, जहाँ पर ग्रोथ होता है प्लांट्स का, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। परमानेंट टिश्यू कौन है? जो और डिवाइड नहीं करेंगे, उनका मैच्योरिटी आ चुकी है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी नहीं चाहिए। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। अभी ये बताया हुआ था कि प्लांट्स का ग्रोथ कुछ ही पॉइंट्स में होता है, हर जगह प्लांट ग्रो नहीं करता एनिमल की तरह। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट्स। जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वही ग्रोथ होगी। डिपेंडिंग ऑन दिस रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। चलो ये जो सब हैं जो वर्ड्स हैं, इस पर ज़्यादा अभी समझने की कोशिश करो, वह तुमको पढ़ते पढ़ते याद रह जाएगा। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे ये आपको इजी लगने लगेगी। देखो ये एक डायग्राम है, ये समझ लो प्लांट्स का जो बिल्कुल ऊपर की जो टहनी होती है जहाँ पर ग्रोथ होता है, ठीक है, ये समझ लो बिल्कुल वही का है, ये पूरा चीज़ वही का है जहाँ पर ग्रोथ होता है। मतलब प्लांट्स के जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस में जो ट्विग्स होती हैं बिल्कुल पतली टहनी जो है उसको समझ लो। तो उसका जो बिल्कुल एपिक्स होगा, बिल्कुल टिप होगा, उस पर हम नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद वाले रीजन को बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसके नीचे बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम, और उसके नीचे जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होती वहाँ पर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है जो कि ग्रोथ होता है जैसे प्लांट्स का। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बर्ड्स, ये जो दिख रहे हैं ये सब बर्ड्स हो सकते हैं, जहाँ जैसे कि ये न्यू टिश्यूज़ फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जो न्यू लीव्स फॉर्म होगा बिल्कुल टिप पर, वो सब एपिकल मेरिस्टेम से होगा। या फिर जो न्यू ग्रोथ होगा, ये ऐसा समझ लो कि न्यू प्लांट ऑर्गन्स जो पहले नहीं थे और अभी बनने वाले हैं, वो सब एपिकल मेरिस्टेम से आता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? ये लंबा करने, ये नया देगा और ये लंबा करने की कोशिश करेगा, इसको और ग्रोथ में हेल्प करेगा। और अगर ये फॉर एग्जांपल डैमेज भी हो जाता है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से उसको रीजनरेशन भी मिलता है। जो ग्रासेस होते हैं ना, ग्रास आप देखोगे गाय बकरी जो खा जाते हैं वो दोबारा जो फिर से रीजनरेट कर जाते हैं, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। फिर लैटरल मेरिस्टेम, ये लेंथ वाइज हेल्प नहीं करता ग्रोथ में, ये गर्थ में हेल्प करता है। गर्थ मतलब इसका विड्थ, ठीक है, वो है लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम न्यू टिश्यूज़ बनाता है, इंटरकैलरी लेंथ में उसके ग्रोथ करता है, लैटरल मेरिस्टेम इसको विड्थ के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। वही अभी लिखा होगा, ओके। The apical meristem is present at the growing tips of the stems and roots and increases the length of the stem and the root. मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि ये फॉर एग्जाम्पल लेने के लिए बोला था कि ये बिल्कुल टिप है जो कि ब्रांचेस का है। ये आपके रूट के भी बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर भी यही 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगे, ओके। स्टेम में भी होगा, रूट में होगा, एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। The girth of the stem और root increases due to lateral meristem, जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम। ये है lateral meristem जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ये क्या इंक्रीज करती है? गर्थ यूज़ करती है, गर्थ को इंक्रीज करती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगी? इट इज़ लोकेटेड नियर द नोड। नोड मतलब क्या होता है? ये एक नोड है, एक मिनट, ये एक नोड है जो दिखाया था, ये एक नोड है। नोड मतलब जहाँ से नया ब्रांच या फिर नया लीफ वो जहाँ से डेवलप करेगा उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड, वो भी लेंथ इंक्रीज करता है। और ग्रासेस में उसको रीजनरेशन में हेल्प करता है। जो ग्रेजिंग करते हैं, कैटल वगैरह ग्रेज करने के बाद जो दोबारा उसको रीजनरेट करने के लिए भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है, ठीक है। The cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होगा ही, ज़्यादा एक्टिव होगा, मतलब उसका साइटोप्लाज्म भी डेंस होना चाहिए। थिन सेलुलोज वॉल अगर थिन नहीं हुआ तो एक्टिव डिवीज़न में मतलब ऐसा समझो कि जब नया सेल फॉर्म करता है उसको इमीडिएटली उसको दोबारा से डिवाइड करना होता है, तो इसको सेल वॉल को थिक होने का चांस नहीं मिलता, इसलिए थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्यों डिवाइड कर रहा है तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस डिवीजन में हेल्प करता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। दे लैक वैक्यूल्स। अच्छा ये समझो क्यों। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? स्टोरेज करता है,
वो वेस्ट मटेरियल्स हो या सैप हो या वाटर हो, वो सब स्टोर करता है। ये जबकि एक्टिवली डिवाइडिंग है, ये सब यंग सेल्स हैं, इनको स्टोरेज करने का टाइम थोड़ा ना मिलता है। और स्टोर करेंगे अगर कुछ बचेगा ना, सारा एनर्जी तो डिवीज़न में चला जाता है, तो स्टोर क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनमें वैकल्स होता नहीं है। फिर आया परमानेंट टिश्यू, अभी ख़त्म हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये यंग टिश्यूज़ हैं, ये अभी डिवाइड करेंगे, फिर आगे जाकर ये सब परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाएंगे। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होने के बाद जब मैच्योर होंगे, मैच्योर होकर क्या करेंगे, खुद को परमानेंट बनाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो वो बनेंगे परमानेंट टिश्यू। सो व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप स्पेसिफिक रोल्स एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। अपना कुछ एक स्पेसिफिक रोल ले लेंगे, वो कोई प्रोटेक्शन देगा या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। वो एक रोल ले लेंगे और रोल लेने के बाद डिवाइड करने का एबिलिटी छोड़ देंगे, लूज कर लेंगे। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये लाइन याद रख लो, याद तो नहीं, समझ लो। डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, जब सेल अपना डिवीज़न का एबिलिटी लूज़ कर लेंगे और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेंगे, उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ओके, ये जो डायग्राम वगैरह है अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अभी आपको इम्पोर्टेंट है समझना कि क्या कौन सा टाइप का टिश्यू क्या काम करता है। अच्छा, परमानेंट टिश्यू में भी दो डिफरेंट डिविजन्स हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब वो टिश्यू में बस एक ही तरह का वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ कोई लिखा होगा अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द, ये तो छोड़ो, ये लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। वन टाइप ऑफ सेल जिस टिश्यू में प्रेजेंट होगा, जिस परमानेंट टिश्यू में ओनली वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, वो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। देन है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहाँ गया? अरे हाँ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ओके, ये देखते हैं क्या लिखा है। सो फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस है प्लांट्स का बिल्कुल आउटर लेयर, बिल्कुल आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन को रोकता है, ठीक है। अभी ये बस ये समझ लो, एपिडर्मिस का मतलब है बिल्कुल बाहर वाला लेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, उसके नीचे, उसके कुछ लेयर्स नीचे सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल permanent tissue. Parenchyma, it consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. Okay, they are living cells. They usually loosely arranged. Thus large spaces between cells, intercellular spaces, are found in this tissue. ये टिश्यू काम क्या करता है? स्टोर करता है फूड को, पैरेन्काइमा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम में पैरेन्काइमा कहाँ है। ये रहा एपिडर्मिस, ये पूरा चीज़ एपिडर्मिस है, आउटर लेयर, ठीक है। उसके कुछ सेल्स नीचे होना चाहिए पैरेन्काइमा। ये देखो पैरेन्काइमा, ये रहा पैरेन्काइमा। ये देखो एक एक सेल है जो, ये सब लूजली अरेंज्ड पॉलीकोलन सेल्स हैं जो कि स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। ओके, पैरेन्काइमा के कुछ सब टाइप्स भी हैं। अगर पैरेन्काइमा फूड स्टोर किया, नॉर्मल पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा ही है। अगर वो क्लोरोफिल स्टोर करता है, क्लोरोफिल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसको फिर बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरेन्काइमा। एक्वाटिक प्लांट्स में अगर क्या होता है, उनको फ्लोट करना होता है ना, तो उसमें लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं पैरेन्काइमा, तो हेल्प देम फ्लोट। सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा, एयर से एरेन्काइमा।
एयर बबल्स उसमें स्टोर होते हैं ताकि एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट कर सकें। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सम प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलिनकाइमा। ये पैरेनकाइमा का सब टाइप नहीं है, कोलिनकाइमा इज अनदर टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। टेंड्रिल्स क्या है, आपने देखा होगा ना वो, एक मिनट, कलर चेंज करके बताने मज़ा आता है। ओके, ये जो पी प्लांट्स होते हैं ना, मटर के प्लांट, आपने अगर देखा होगा वो जब चढ़ते हैं ऐसा ऐसा एक टाइप का स्प्रिंग जैसा उसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल उसका पत्ता हुआ, छोड़ो ड्राइंग छोड़ो, उसके ऊपर चढ़ने के लिए वो एक ऐसा स्प्रिंग जैसा दिखता है ना, उसको बोलते हैं टेंड्रिल। उसका काम क्या है, वो क्लाइंब करने में हेल्प करता है। उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आप अगर उसको कभी उठा के देखेंगे वो बड़ा फ्लेक्सिबल आप पाएंगे। आप उसको जितना स्ट्रेट करने की कोशिश करो वापस वही पोजीशन में आ जाएगा, या जितना तोड़ तो सकते हो, बट उसके अंदर एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है। तो वो किस वजह से, वो है कोलिनकाइमा की वजह से। कोलिनकाइमा यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं, ये देखो बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे कोलिनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा। कोलिनकाइमा क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ओके, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी देगा तो मैकेनिकल सपोर्ट हो ही जाएगा। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। अभी आपको दिखाया था, ये देखो एपिडर्मिस के नीचे कोलिनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग है, एलोंगेटेड है, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेनकाइमा में क्या था, उसमें थिन सेल वॉल्स थे एंड उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर इरेगुलरली थिकेंड मतलब पूरा सेल वॉल थिक नहीं है, एक एक पॉइंट पर थिक है, एंड इंटरसेलुलर स्पेस कम है, और ये एलोंगेटेड है। दोनों पैरेनकाइमा एंड कोलिनकाइमा लिविंग होता है। यहाँ पर उसका डायग्राम भी होगा, बस वही है। ये है पैरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा, ये कोलिनकाइमा। देखो कोलिनकाइमा में यहाँ पर एक एक स्पॉट पर ही ये जो है थिकनिंग्स है। हर जगह ये थिकनिंग्स नहीं है, यहाँ पर थिकनिंग नहीं है, यहाँ पर थिकनिंग नहीं है, एक एक पॉइंट पर थिकनिंग है। ये लिखा है वॉल थिकनिंग्स। ये पैरेनकाइमा क्या है, यूनिफॉर्म है, थिन वॉल्ड है। और यहाँ पर जो वैक्यूल है बहुत बड़ा सा वैक्यूल है। ओके, और सेल वॉल तो है ही। ये लिविंग है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म साइड में लगा हुआ है। ठीक है, इसको मिटा देता है, ठीक है। और आगे अनदर परमानेंट टिश्यू है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। कोलिनकाइमा, ये देखो स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा तुम डायग्राम देख के क्या समझते हो बताओ? थिक लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निन एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि वॉल को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है। यहाँ पर देखो अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, मतलब क्या, सेल डेड है। ये सारे सेल्स डेड हैं। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बना होता है। पहले हमने बताया था कि जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो मेनली डेड सेल से बने होते हैं, स्टार्टिंग में बताया था। तो ये किस तरह का टिश्यू होगा, ये सपोर्ट देने वाला टिश्यू होगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये थिक होता है, हार्ड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और इसके सेल वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। लिग्निन क्या काम करता है, वो एक सब्सटेंस है जो हार्ड बना देता है सेल वॉल को। ठीक है, अच्छा इससे पहले इस टेक्स्ट को जाएं, तुम सोचो ये अगर स्क्लेरेनकाइमा है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, बड़ा हार्ड बनाता है चीज़ों को, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब लंबा वाला सेक्शन। अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडनली देखें, मतलब 3D में समझ लो, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली देखें, ये ऊपर वाला व्यू है, और अगर हम इसको साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये भी नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब अंदर का जो स्पेस है नैरो है, अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, मतलब ये डेड है, लिग्निफाइड थिक वॉल है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा वहाँ पर जहाँ पर सेल का जो पार्ट बहुत हार्ड होता है। जैसे कोकोनट का देखोगे, कोकोनट का ऊपर वाला बहुत हार्ड होता है, या फिर गुआवा में, ये सारे एग्जांपल्स हैं, टेक्स्ट में है। गुआवा में आप देखोगे ना, गुआवा अमृत, उसको खाने के टाइम
आपको थोड़ा रफ सा लगता होगा, ठीक है, वो जो रफ सा लगता है वही स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। इसके बारे में टेक्स्ट में क्या देते हैं वही पढ़ते हैं। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ओके, वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट। हस्क मतलब कोकोनट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो निकाल देता है ना जलाने के लिए, उसको हस्क बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एंड द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, ठीक है। ये अगर बहुत थिक हो जाता है, अंदर का सेल, अंदर का भी मतलब क्या स्पेस चला जाता है, लिग्निन हर जगह भर जाता है क्योंकि सेल वॉल थिक हो जाता है। ओके, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स एंड अराउंड vascular bundles, in veins of leaves and in the hard coverings of seeds and nuts. It provides strength to plant parts. ठीक है, जहाँ पर इसको स्ट्रेंथ चाहिए होगा, जो लीफ में दिखना है, लीफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल स्टेम है, लीफ बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे, उसमें ये वेन्स निकलते हैं। वेन्स क्या काम करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, सपोर्ट देते हैं पूरी लीफ को। ये स्क्लेरेन्काइमा की वजह से मिलता है, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, पूरे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट देते हैं। ओके, ये एक्टिविटी छोड़िए। हाँ, अच्छा, व्हाट यू ऑब्जर्व इज द ओके, क्या है, एपिडर्मिस के बारे में बताया था, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट्स। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। In some plants living in dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. Epidermis का डायग्राम यहाँ दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कैसा है, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा नहीं एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के एपिडर्मिस देखो, जो ब्राउन कलर का लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। ऐसे पैरेन्काइमा में देखो कितने लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, एपिडर्मिस में सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। और उसके ऊपर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है क्यूटिकल, जैसे स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन था, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है। वो एक वैक्सी या ऑयली कवरिंग होती है ताकि प्लांट से पानी का लॉस ना हो जाए। सनलाइट या धूप की वजह से जो वाटर एवापोरेट हो जाता है प्लांट से, वो ज़्यादा ना चला जाए, इसीलिए क्यूटिकल होता है, वो प्रोटेक्शन का काम भी देता है। ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हो उसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। इसको जानने की ज़रूरत नहीं, अभी बस जानो एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट का बनाता है। प्लांट का वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है, ठीक है। ओके, जब ड्राई हैबिटेट्स जैसे कैक्टस वगैरह जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं, ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, एपिडर्मिस वहाँ पर थिक होता है ताकि वही प्लांट से वाटर लॉस ना हो जाए। थिक होगा तो ज़्यादा पानी जाने नहीं देगा। The entire surface of a plant has an outer covering of epidermis. It protects all the parts of the plant. Epidermal cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy, water-resistant layer on the outer surface. जो क्यूटिकल के बारे में बोल रहे थे, waxy water-resistant layer, ताकि पानी ना चला जाए। This aids in protection against loss of water, mechanical injury से प्रोटेक्ट करता है, and invasion with parasitic fungi. फंजाई मतलब आपको पता ही होगा, जो ब्रेड मोल्ड वगैरह आपने पहले के क्लासेस में जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, या फिर मशरूम इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फंजाई। मशरूम आप देखोगे डेड प्लांट्स होते हैं ना, उस पर ग्रो करते हैं। लिविंग प्लांट्स पर क्यों ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर क्यूटिकल होता है, ठीक है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेन्काइमा में बहुत इंटरसेलुलर स्पेस था, इसमें बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ताकि कहीं पर भी प्रोटेक्शन की कमी ना हो जाए। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ऑफन द आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। क्या बोल रहा है कि ये फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस का लेयर है, एपिडर्मिस का लेयर है, इसके नीचे दूसरे लेयर्स हैं पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा जो, और ये बाहर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ये बोल रहा है कि इसका साइड वॉल बहुत थिक होगा, साइड वॉल थिक होगा सब में, बट और बाहर का वॉल भी बड़ा थिक होगा। ऑब्वियसली बाहर से प्रोटेक्शन उसको चाहिए, ताकि बाहर कोई पैरासाइट ना आ जाए, या फिर बाहर से उसको कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए। अंदर का साइड रिलेटिवली थिन होता है, यहाँ पर थिन होता है।
अंदर का साइड उसको प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत होगी, अंदर तो उसको और उसको थिन इसलिए चाहिए होगा ताकि वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ऊपर तक एपिडर्मल सेल्स तक आ सके। ठीक है, वही बता रहा है। वी कैन ऑब्जॉर्ब स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अच्छा, लीफ पर भी एपिडर्मिस होगा ऑब्वियसली, हर जगह प्लांट में होता है। ये जो पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ पर डायग्राम है, देखो, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये अपना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। मतलब ये अगर हम प्लांट का ये जो लीफ है फॉर एग्जांपल, अभी इसको बिल्कुल साइड से देखें, ठीक है, बिल्कुल साइड से देखें तो ये वाला डायग्राम, और अगर ऊपर से देखें, ऐसे देखें, ऐसा एक सेक्शन लिख के देखें तो ये वाला डायग्राम। देखो, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये सारे एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स के बीच में एक पोर आ गया, ये एक पोर है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा को दोनों तरफ से दो स्पेशल सेल्स गार्ड करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स। क्यों इसको गार्ड सेल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि स्टोमेटा कब बंद होगा, कब ओपन होगा। अच्छा, स्टोमेटा का काम क्या है, तुमको पता ही होगा। और प्लांट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है प्लांट का अपने एटमॉस्फेयर के साथ, वो गैसेस एक्सचेंज कहाँ से करेगा, पत्तों में करता है, कहाँ से करेगा, स्टोमेटा के थ्रू करेगा। ठीक है, ये देखो, ये सब गार्ड सेल्स, ये सारे गार्ड सेल्स, इनके बीच में क्या है, स्टोमेटा। ये जो ओपनिंग है स्टोमेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का अंदर बाहर आना जाना होता रहेगा। ठीक है, जैसे अपना लंग्स होता है, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, उस प्लांट में स्टोमेटा होता है। ठीक है, इसको, और ये सब एपिडर्मल सेल्स, ये देखो बड़े बड़े फ्लैट सेल्स, ये सब एपिडर्मल सेल्स। ओके, ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टोमेटा आर enclosed by two kidney shaped cells called guard cells। किडनी शेप्ड तो है ही, देखो ये देखो, किडनी शेप्ड नहीं है, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ओके, आगे क्या लिखा है, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमोसफेयर, बताया था। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब प्लांट से वाटर एवेपोरेट कर जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, फिर एपिडर्मल रूट्स ऑफ सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। ये फॉर एग्जांपल एक रूट है, ठीक है, रूट है, इसके ऊपर एपिडर्मल सेल्स होंगे, फ्लैट लंबे लंबे एपिडर्मल सेल्स। एक साइड ही दिखा रहा हूँ, चलो दिखाई देता हूँ। लंबे लंबे एपिडर्मल सेल्स होंगे, इन पर क्या होगा, ऐसे हेयर निकली होगी, ऐसे एक्सटेंशंस होगी उनकी सेल से, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर। ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। अभी बताया था, जैसे ड्राई हैबिटेट्स में एपिडर्मिस क्या होगी, थिक होगी। थिक कैसे होगी, एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटीन की, इसमें वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है। तो ये कैन यू थिंक ऑफ ए रीज़न फॉर दिस, ईजी है, क्यों, वाटरप्रूफ क्वालिटी है, थिक वैक्सी कोटिंग है, ताकि ड्राई प्लेसेस में ज़्यादा पानी एवापोरेट ना कर जाए। अच्छा, एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layer of cells which constitute the cork. Okay, cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. They also have a substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. अच्छा, तो ये क्या बोला है यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं इस डायग्राम में। ओके, ये देखो, ये आप अंदर, ये जो है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम अंदर है। मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम होता है जो अपना प्लांट्स का जो पार्ट है जहाँ पे डिवाइड करते हैं। बाहर रहा आपका एपिडर्मिस बाहर रहा, अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। क्यों, अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा कहीं पर, जो कि यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया है, बट अंदर कहीं होगा।
ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल अपना एपिडर्मिस है। यहाँ पर होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। तो मेरिस्टेम का काम क्या है, वो बढ़ेगा। जब डिवाइड करते करते इस साइड डिवाइड करते करते आएगा तो क्या होगा, बीच में ये रप्चर कर जाएगा। क्या रप्चर कर जाएगा, इसका एपिडर्मिस रप्चर कर जाएगा। ये एपिडर्मिस है, ये ऐसे रप्चर कर गया और फिर क्या, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है बाहर भी ग्रो करने आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर इसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो इससे फॉर्मेशन किसका होगा, कॉर्क। कॉर्क क्या है, बार्क। सेल का बार्क जो है उसका एक पार्ट को हम कॉर्क बोलते हैं। उसका काम क्या है, वो भी प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन जैसे क्यूटिकल या एपिडर्मिस देता होगा। ये जब बाहर आ गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम बाहर आ गया और बनाया, बार्क बनाएगा, कॉर्क बनाएगा, वो भी प्रोटेक्शन ही देगा। बस वही बोला हुआ है, ठीक है। अब इसको दोबारा पढ़ने से तुमको समझ आ जाएगा। ओके, एज प्लांट सेल्स ग्रो ओल्डर, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टन चेंजेस। आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, एपिडर्मिस। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम इसको क्यों बोला गया है, ये अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी मेरिस्टेम बस एक तरह का मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम का काम क्या है, मेरिस्टेम का काम है ग्रोथ, उस एक्टिवली डिवाइड करता है, ये तो पढ़ा ही था। लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स। अच्छा, कॉर्टेक्स कहाँ पर है, कॉर्टेक्स प्लांट सेल जो फॉर एग्जांपल ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, एक पेड़ का ट्रांसवर्स सेक्शन है। बाहर तो एपिडर्मिस होगा, अंदर का एक हिस्सा होता है, अंदर का एक हिस्सा होता है, उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे। कॉर्टेक्स में जनरली पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स से सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक स्ट्रिप बाहर की तरफ और ग्रो करेगा, ओके, उसको बोलेंगे कॉर्क। Secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork. Okay, cells of cork are dead. bark है तो dead ही होगा। आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, जो पहले सेल्स को जिन्होंने देखा था कॉर्क सेल्स था, ठीक है, वो डेड सेल्स थे। एंड हनीकम स्ट्रक्चर था एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। They also have a substance called suberin in the walls that makes them impervious to gases and water. प्रोटेक्शन का काम है तो वही करेगा सुबेरिन। बस ये इसका नाम याद रखना है। कॉर्क में क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है। अभी आपके क्लास में ना कोई भी क्वेश्चन कॉर्टेक्स के बारे में नहीं पूछेंगे ज़्यादा, इस लाइन से ज़्यादा नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे क्या पूछेंगे, सुबेरिन कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ, ठीक। अभी हमने ख़त्म किया सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था, टिश्यू जो डिवाइड नहीं करते, अपना एक रोल अचीव कर चुके हैं, रोल के लिए अपना डिफ्रेंशिएशन वो कर चुके हैं, और उनमें एक सिंगल टाइप का सेल होता है इन टिश्यूज़ में, तो वो इसलिए सिंपल परमानेंट टिश्यू था। अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइप के सेल होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। मैं लिख लेता हूँ, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोम। ये दोनों, इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है। मतलब जाइलम क्या करता है, वाटर, नॉर्मली वाटर को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट, ऐसा बोले ऊपर से नीचे कंडक्ट करता है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स कंडक्ट करता है पानी। फ्लो से याद रख लेना, फूड ऐसा कुछ याद रख लो, कंडक्ट करते हैं फूड। प्लांट्स का फूड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से शुगर प्रोड्यूस करता है, तो वो शुगर को मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। फूड को तो हर जगह ट्रांसपोर्ट होना होगा, पत्तों से फॉर एग्जांपल पत्तों से ऊपर की तरह जाएगा, दूसरा टूवर्ड्स द ब्रांचेस
ऊपर भी जाएगा, और टुवर्ड्स द रूट्स जहाँ पर स्टोरेज भी होगा वहाँ पर भी जाएगा। तो फूड कहीं भी जा सकता है, बाई डायरेक्शनल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी जा सकता है। बाई मतलब टू डायरेक्शनल, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, कहीं भी जा सकता है। तो ये क्या काम करते हैं? कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड एंड वाटर को। ओके, तो जाइलम में कौन से टाइप के सेल्स होंगे और फ्लोएम में कौन से टाइप के सेल होंगे, तो मैं वो जानना है। और बाकी यही ही तुमको जानना है कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम पानी रूट से ऊपर की तरफ लेके जाता है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल, लीव्स में प्रोड्यूस हुआ, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हर जगह तो फूड को जाना ही है। ठीक है, तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ कौन से सेल? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, फ्लोएम भी कितने टाइप के सेल से बना है? 5 टाइप के। क्या बोलेंगे? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फाइबर पैरेन्काइमा तो सेम ही है दोनों तरफ। अभी बस तुम्हें जाइलम में एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? ट्रैकिड्स, वेसल्स। फ्लोएम में क्या यूनिक है? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ओके। सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स एक ही यूनिट है, वो आगे आपको पता चलेगा। पहले जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। पहले उसको डायग्राम में देख लो कैसा दिखता है। ठीक है, ये जाइलम है। जाइलम में हम क्या बोला था? ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स तो छोड़ो, ऐसा ही ऐसे कुछ फाइबर्स ऐसे दिखेंगे, उनमें दिखना है कुछ है नहीं। ट्रैकीड कुछ ऐसा दिखता है, वेसल देखो कुछ ऐसा दिखता है, और ये पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो सब करता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये दो have thick walls and many are dead cells when mature. नॉर्मली इस सब में डेड सेल्स प्रेजेंट होती है और इनका वॉल्स बहुत ही थिक होता है। ओके, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब जैसा, इसमें से पानी जा सकता है। जाइलम का काम क्या है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना, तो इन इससे ही ऊपर जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें पानी ट्रांसपोर्ट होता है। This allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma stores food, और वही उसका काम है, स्टोरेज। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन नेचर। जाइलम फाइबर्स भी डेड सेल्स ही होते हैं उसमें। ठीक है, ट्रैकीड एंड वेसल में डिफरेंस क्या है? ट्रैकीड का एंड टैपरिंग होता है। टैपरिंग मतलब पॉइंटेड एंड, क्लोज टाइप का दिखता है। वेसल्स में ऐसा होता है, ओपन एंड। ओपन तो नहीं, यहाँ पर उसको टैपरिंग नहीं होता। ठीक है, और उसको उसके साइड में होता है जाइलम पैरेन्काइमा, उसको अकम्पनी करता है। फूड वगैरह न्यूट्रिशन के लिए वो हेल्प करता है, स्टोरेज वगैरह हेल्प करता है। कभी कभी वो पानी को भी हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो खैर तो यहाँ पर दिया नहीं है टेक्स्ट में, तो ये बस ऐसे ही एज अ फैक्ट जान सकते हो। जाइलम फाइबर्स भी इनको ऐसे इंटरवाइन करते होंगे ताकि उनको सपोर्ट दे सकें। ठीक है, वो भी डेड सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा ऐसे सपोर्ट देता है डेड सेल्स से, वैसे जाइलम फाइबर्स। अच्छा, फ्लोएम देख लो। अभी फ्लोएम में क्या था? फ्लोएम में था सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ऐसे जाइलम में पैरेन्काइमा था और फाइबर था। फाइबर क्यों था? वो उसको क्या करेगा? सपोर्ट देगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज का था, यहाँ पर ये दो सेम है। बाकी सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम देखो। ठीक है, ये सेक्शन ऑफ फ्लोएम है। फ्लोएम ये है सीव प्लेट। ये देखो प्लेट जैसा नहीं है, सीव मतलब क्या? छलनी। ये छलनी जैसा होता है, ऊपर से देखोगे तो ऐसा 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 छलनी जैसा, वही दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके। ये सीव प्लेट है जिसमें जो उसको एक छलनी जैसा होता है, और ये बीच में ये पूरा चीज़ सीव ट्यूब है। इसमें से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा ये साइड में,
फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। दैन कंपेनियन सेल्स, जब कंपेनियन सेल्स में काम, ये आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, लिविंग सेल है, साइटोप्लाज्म है, बट न्यूक्लियस नहीं है। तो इसका अगर कंट्रोल सेंटर नहीं है तो उसको काम क्या करना है क्या नहीं करना है कौन बताएगा, वो बताता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस है जो, और ये जो कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स एक यूनिट बनाते हैं। देखो ये एक यूनिट बनाते हैं। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियस ऑफ बोथ कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, ओके, वही बताया होगा अभी, देखते हैं। हाँ, तो फ्लोएम में क्या है, सीव सेल है, सीव ट्यूब है एंड कंपेनियन सेल्स हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलेट सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, अभी दिखाया था छलनी जैसा जो। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। अच्छा, ये जो जाइलम में क्या था, जाइलम में बस पैरेन्काइमा ही था जो कि लिविंग था, बस पैरेन्काइमा था जो लिविंग था, बाकी सब डेड थे। फ्लोएम में बस फ्लोएम फाइबर ही डेड है, बाकी सब लिविंग है। ओके, ठीक है, अभी हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। ये बड़ा इजी है, देखो आप अब अपना ही बॉडी देख के समझ लो। एनिमल टिश्यूज़ में कितने तरह के टिश्यू हो सकते हैं, 4 तरह के टिश्यू होते हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू, कलर चेंज कर लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होगा, एपिथेलियल टिश्यू में बहुत भी सब टाइप्स हैं। फिर है कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मैं इसीलिए एनसीईआरटी से एक एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बुक में कैसा क्या है। लास्ट में नर्वस टिश्यू। ओके, तो 4 तरह के एनिमल के टिश्यूज़ होते हैं। ओके, एक है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, नर्वस। नाम से पता चल जाता है क्या कौन सा काम करने वाला है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का शायद आपको नहीं पता हो। एपिथेलियल टिश्यू का काम है तो हर चीज़ का एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाता है। मतलब जैसे कि आपका स्किन, वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन के आपकी बॉडी के अंदर भी हर ऑर्गन को एपिथेलियल टिश्यू कवर करके रखा है ताकि हर ऑर्गन अपने डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में रहे। मतलब कोई ऑर्गन एक दूसरे के साथ टच ना हो, या फिर एक बाउंड्री बनाने के लिए ये इसका काम है, प्रोटेक्शन, और ये बाउंड्री बताता है। देन है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्या पता है, कनेक्शन करता है एक बॉडी का एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा। कनेक्टिव टिश्यू क्या हो सकता है, ब्लड होगा, ब्लड हर जगह से आपको कनेक्ट करता है। कनेक्ट इन द सेंस कि वो न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है। देन बोन्स भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू नाम से पता चल जा रहा है क्या है, मसल्स, ऑब्वियसली मसल्स आपको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। देन नर्वस टिश्यू में क्या हो गया, नर्व्स है, ब्रेन है। ठीक है, तो वो आपके इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। इम्पल्सेस मतलब वो मसल्स को बताते हैं कि क्या करना है, या फिर बॉडी के जो सेंसरी इनपुट हैं, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर आपको जैसे कि आपको कहीं चोट लग गई तो वो सब नर्वस टिश्यू ब्रेन को जाके बताते हैं कि ये सब बाहर चल रहा है। ठीक है, अभी ऊपर से बता दिया, अभी डिटेल में थोड़ा देखते हैं। एनिमल टिश्यूज़, ओके, इंट्रो कैसा दिया है, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ टू दिस बॉडी पार्ट्स मूव, फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। Okay, the contraction relaxation of these cells result in movement. Contraction relaxation of these cells result in movement. ठीक है, contraction relaxation कैसा होगा देखते हैं। During breathing we inhale oxygen. ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, it is absorbed in the lungs and it is then transported to all the body cells through blood. तो सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पहले बताया था, ऑक्सीजन लेकर क्या बनाते हैं, ATP इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर।
जैसे कि ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचाता है। ये ऑल्सो वेस्ट जो है, वेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल जो वेस्ट है टॉक्सिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो सब भी सेल्स से निकाल कर ब्लड उसको वही पॉइंट पर दे देता है जहाँ पर वो डिस्पोज हो सके। ठीक है, जैसे कि लिवर में, जैसे कि अमोनिया एक वेस्ट सब्सटेंस है, वो लिवर में आकर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किडनी तो आपका यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, on the basis of the function they perform, we can think of different type of animal tissues such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. ये 4 टाइप आपको बताया हुआ था। Blood is a type of connective tissue and muscle forms muscular tissue. Okay. The epithelial tissue अब क्या है वो जानते हैं। The covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissue. Epithelium covers most organs and cavities within the body. आपका ऑर्गन कैविटी जो भी आपका अलग से कंपार्टमेंट कुछ बनाया हुआ है बॉडी में, सबको एपिथेलियम ने कवर करके रखा हुआ है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, इसलिए तो बैरियर बनाता है ताकि हर कंपार्टमेंट अलग रहे। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हर चीज़ का जो बाउंड्री होता है, कोई भी ऑर्गन हो जाए, कोई भी ऑर्गन हो, ये फॉर एग्जांपल पता नहीं क्या ग्लैंड है, कुछ ग्लैंड है, उसको कवर करेगा एपिथेलियम, हमेशा एपिथेलियम। उसके पास में एक और ग्लैंड हो जाए, एक और ग्लैंड है, उसको भी कवर करेगा एपिथेलियम। ठीक है, इनके बीच में एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसको अभी यहाँ पर तो है नहीं टेक्स्ट में, तो उसको अभी के लिए बस एज अ फैक्ट याद रखो कि ये मैंने इसलिए बताया था ताकि ये समझ में आ जाए कि एपिथेलियम का काम क्या है, हर चीज़ को सेपरेट रखेगा। ओके, ये बाउंड्री बनाता है, बॉर्डर करता है, एंड ये हर चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो सारे ऑर्गन्स के बारे में बताया, स्किन है, लाइनिंग ऑफ द माउथ है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, लंग एल्वियोली है, किडनी ट्यूब्यूल है, वो सब एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं, इसीलिए बताया हुआ है। क्योंकि ये सब काम क्या करते हैं, ये सब काम करते हैं एज अ बाउंड्री, सेपरेट करता है। ओके, एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट। जैसे कि प्लांट्स में क्या था, एपिडर्मिस थी, वैसे ही हमारा एपिथेलियम है। एपिडर्मिस क्या करता था, वो भी कंटिन्यूस शीट बनाता था, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता था। एपिथेलियल टिश्यू भी वही है, सेल्स अपना कोई गैप नहीं छोड़ते थे। ठीक है, they have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. Obvious सी बात है, अगर हर चीज़ को वो कवर करेगा, ब्लड वेसल्स को कवर करता है, स्किन को कवर करता है, जो भी चीज़ बॉडी में घुसेगी या बाहर जाएगी, एपिथेलियम के थ्रू ही होके जाएगी। As a result, the permeability of cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and external environment and also between different parts of the body. ठीक है, okay, regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में जो बता रहा था, ये वाला पार्ट, हर एपिथेलियम, ये फॉर एग्जांपल ये एक एपिथेलियम था, ये एक एपिथेलियम था, उनके बीच से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता था। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, वो फाइब्रस सब्सटेंस है, फाइबर से बना हुआ होता है, एक सब्सटेंस है जो कि एपिथेलियम को भी सेपरेट रखता है, एपिथेलियम के नीचे होता है। ठीक है, डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद द यूनिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, cells lining blood vessels or lung alveoli, transportation of substances occurs through a selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. अच्छा, एपिथेलियम के अभी 4 टाइप्स हैं, स्क्वामस है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है एंड कॉलमनर है। इन सब का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा उनका रोल है। स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा से, देखो कैसा बनेगा। ये फॉर एग्जांपल बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे है बना है, क्या बना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन।
ये छोटा छोटा सारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। और उसके ऊपर होगा अपना ये स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस सेल्स। ये फ्लैट होंगे, ये देखो बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला फ्लैट होगा, एलोंगेटेड होगा, न्यूक्लियस भी है। इनका काम क्या है, ये इतने फ्लैट हैं, पतला है, ताकि इनमें से आसानी से मतलब कोई भी चीज़ अंदर बाहर जा सके। तो इनका काम ऐसा ही होगा कुछ, जहाँ पर परमेबिलिटी चाहिए, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस चाहिए होंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस जहाँ चाहिए होंगे वहाँ पर वैसा होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस कहाँ होती है? सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स। ब्लड में से हमेशा जैसे न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो, अंदर बाहर होती रहती है। तो उसको ब्लड वेसल्स को इसलिए लाइन करते हैं ये पतले वाले सेल्स, ताकि आराम से पतला है तो आराम से सब्सटेंसेस को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बाहर आने जाने के लिए। लंग एल्वियोली, लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, इसलिए पतला सेल चाहिए ताकि आराम से अंदर बाहर हो सके गैसेस। ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अच्छा, स्क्वामा का मतलब होता है स्केल ऑफ द स्किन। ओके, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। ईसोफेगस है, लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलियम। स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। स्किन का जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट होता है, ताकि वेयर एंड टेयर को प्रिवेंट कर सके। वेयर एंड टेयर मतलब चोटें आई या इरोजन हुआ, मतलब वही समझ लो, कुछ मैकेनिकल इंजरी हुआ, कोई केमिकल इंजरी से इरोजन हुआ, जो भी हुआ उसको प्रिवेंट करने के लिए ये पतला सेल्स को काम नहीं करेगा। तो बहुत ऐसे ही पतले सेल्स के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। ये देखो फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। उसके ऊपर एक लेयर सेल पतला होगा, मैंने जैसे बताया था, ये एक पतला लेयर ऑफ सेल्स, एक सेल्स। उसके ऊपर ये, इसको थोड़ा ऐसा बनाता हूँ, ये समझ लो, ठीक है। पतला लेयर ऑफ सेल्स है, ये हम साइड से देखें, उसके ऊपर एक और पतला लेयर ऑफ सेल्स, उसके ऊपर एक और पतला लेयर ऑफ सेल्स, उसके ऊपर एक और पतला लेयर, ऐसे होते होते ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है। उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब एक के ऊपर दूसरा लेयर होना, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाई होना, इसलिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये कहाँ होता है? स्किन में प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स, पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमैक, इंटेस्टाइन, वहाँ पर बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड होने के बाद जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब होगा, बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा। तो वहाँ सिक्रेशन करने के लिए और एब्जॉर्प्शन करने के लिए ऐसा, ये मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे, ठीक है। यहाँ पर ये क्यूबॉइड शेप में है, ये और फ्लैट नहीं है, ये एक सेल ही बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है। इसके अंदर उनका न्यूक्लियस, ओके, इसको बोलेंगे क्यूबॉइडल। अच्छा, कॉलमनर एंड क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइडल है और ये है कॉलमनर। यहाँ पर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने से समझने में इजी होगी तुम्हें। ये जो बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये ग्लैंड्स होंगे। ये देखो, ये कितना, ये क्यूबॉइडल सा है, ये बहुत लंबा है, इसलिए इसको कॉलम से कॉलमनर, ओके। इन कॉलमनर मतलब पिलर, एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। In the respiratory tract, columnar epithelial cells also has cilia, which are hair-like projections on the outer surface of the epithelial cells. Respiratory tract में क्या होता है, ये columnar cells के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं,
वो है सीलिया। ये क्या करते हैं, आपका म्यूकस को ये मूवमेंट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये कॉलमनर सेल है, इसके ऊपर सीलिया है, ये आगे पीछे एक डायरेक्शन में हमेशा मूवमेंट करते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है म्यूकस में जो ट्रैप होते हैं वो आगे की तरफ बाहर की तरफ धकेल दें, नाक से बाहर की तरफ धकेल दें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, इसको बोलते हैं सीलिया। These cilia can move and the movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. Cuboidal epithelium ये यहाँ बताया हुआ था, उसका काम क्या है, ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, ये भी ग्लैंड्स को ही ये भी क्या है, लाइन करता है। काम ऐसे ही सिमिलर है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स बताया था, which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. This is called glandular epithelium. ये ऐसा दिखा देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। ये अगर फोल्ड होते हैं तो कुछ ऐसा बना देंगे, और यहाँ पर ये सब अपना सिक्रीशन करेंगे, तो ये बन गए ग्लैंड, ठीक है। दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में पहले बताया था ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैट्रिक्स, दूसरे होता है उसके सेल्स। मैट्रिक्स मतलब क्या, मैट्रिक्स मतलब वो सब्सटेंस जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ब्लड में क्या होता है, यहाँ पर पहले उसके बाद क्लू। ओके, that cells of the connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. वही चीज़ आपको बताया, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, सेल होता है। मैट्रिक्स वो चीज़ है जिसके अंदर सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस और रिजिड हो सकता है। ओके, नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन अकॉर्डेंस टू द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा है, लिक्विड है, तो उसका क्या होगा, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। ब्लड में जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है, और उसके अंदर सेल्स कौन सा है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये सब सेल्स हैं जो कि उसके लिक्विड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। ब्लड का जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा किससे बना है, वो लिक्विड मैट्रिक्स है। लिक्विड मैट्रिक्स किससे बना है, वाटर, ऑब्वियसली क्यों लिक्विड है। देन उसमें प्रोटीन है, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो करता है और अपने सेल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, न्यूट्रिएंट्स मतलब डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलो, बोन में भी क्या होगा, बोन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसमें क्या होगा, मैट्रिक्स होगा और सेल्स होंगे। मैट्रिक्स बोन्स में कैसा होगा, ब्लड में लिक्विड था तो बोन में कैसा होगा, रिजिड होगा। ओके, बोन क्या करता है, फ्रेमवर्क बनाता है जो कि सपोर्ट करता है बॉडी को। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये एंकर करता है मसल्स को एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मसल्स जो होते हैं बोन से ही चिपके हुए होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, एंड बोन्स में जो मैट्रिक्स है वो एक हार्ड मैट्रिक्स होगा, सॉलिड हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है। और वो किससे कंपोज्ड है, वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ब्लड का प्लाज्मा किससे था, वो था प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। और इसमें बोन्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के द्वारा उसको एक हार्ड मैट्रिक्स मिलता है, उसको एक हार्ड मैट्रिक्स मिलता है जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है एंड स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जो दो बोन्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, ये एक बोन आया, ये एक और बोन है, ठीक है। इसके बीच में एक और होता है,
इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। ठीक है, ये ऐसा कुछ कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं लिगामेंट। ये टिश्यू क्या होता है, इलास्टिक होता है, क्योंकि बोन्स में जब मूवमेंट्स आएंगी, बोन्स ऐसे मूवमेंट करेंगे तो ये इलास्टिक होते हैं ताकि ये स्ट्रेच हो सके एंड देन बैक टू नॉर्मल साइज में आ सकें। ठीक है, बोन्स को अपने जगह पर रखती है। ये बहुत स्ट्रेंथ, इसमें कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ऐसे ही फट नहीं जाएंगी। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। टेंडन्स क्या करती हैं, ये एक और है टेंडन। कितने टाइप के हैं, बोन्स आ गया, लिगामेंट्स आ गया, अभी टेंडन क्या करती है, मसल्स को कनेक्ट करती है टू बोन्स। लिगामेंट क्या करती थी, बोन को बोन से कनेक्ट करती थी। टेंडन मसल टू बोन में कनेक्ट करती है। ठीक है, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। आपसे यही पूछा जाएगा कि बोन्स में और ब्लड में कैसा मैट्रिक्स है, उनमें क्या सेल्स हैं, एंड लिगामेंट्स किसको किससे कनेक्ट करती है, टेंडन किसको किससे कनेक्ट करती हैं। लिगामेंट्स कहती हैं बोन को बोन एंड टेंडन्स करती हैं बोन से मसल को। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको बस यही पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बताओ, कार्टिलेज बताओ, ऐसा टाइप का। तो कार्टिलेज में भी सॉलिड मैट्रिक्स होती है जो कि प्रोटीन्स एंड शुगर से बनती है। कार्टिलेज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, बट ये फ्लेक्सिबल भी है। बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं थी, स्ट्रॉन्ग थी, इनफ्लेक्सिबल थी। कार्टिलेज इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इसका मैट्रिक्स किससे बना है, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज क्या करता है, बोन सरफेस को स्मूथ बनाता है एट जॉइंट्स। यहाँ पर हमने जो जॉइंट देखा था, ये देखो जो जॉइंट है, ये अभी अलग कलर से बनाता हूँ। कार्टिलेज, ये वाला कलर सही है। ठीक है, ये है, यहाँ पर कार्टिलेज आएगी। ठीक है, ये कार्टिलेज है, ये बोन्स के एंड्स को कवर करती है। ये क्या करेगी, ये बोन्स को प्रोटेक्शन देगी ताकि जो मूवमेंट से जो फ्रिक्शन पैदा हो उससे बोन्स को तकलीफ ना हो, प्रोटेक्ट करेंगी बोन्स को। एंड कार्टिलेज स्मूथन्स बोन्स सर्फेसेस एट जॉइंट्स एंड आल्सो प्रेजेंट नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। आपका नाक को आप जब टच करोगे, आप देखोगे वो बोन से पूरा नहीं बना होगा। वो नाक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, आप उसको चाहे मूव कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है, वो कार्टिलेज से बना है। ईयर में ऑब्वियसली आपको बोन तो हाथ मार के ऐसे मिलेगा नहीं, वो भी फ्लेक्सिबल है लेकिन सॉलिड है, वो भी कार्टिलेज है। ट्रैकिया एंड लैरिंग्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, वो भी कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। ओके, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। ठीक है ना, बोन्स नॉन फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग है, फिर भी फ्लेक्सिबल है। ओके, अच्छा, कार्टिलेज में जो सेल्स हैं उनको बोलेंगे क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स। हमने यहाँ बोन्स में भी देखा, उनके सेल्स को बोलेंगे हम ऑस्टियोसाइट्स। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये रहा मैट्रिक्स एंड सेल्स। ठीक है, बोन्स में मैट्रिक्स क्या था, कैल्शियम था, फॉस्फोरस था, और उसके सेल को बोलेंगे ऑस्टियोसाइट। और इसमें मैट्रिक्स क्या था, शुगर था, ये यहाँ कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ, शुगर था, प्रोटीन था, उसमें सेल्स को बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ओके। एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि है एरियोलर टिश्यू। ये प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा का काम था, यहाँ पर ह्यूमंस एनिमल्स में एरियोलर टिश्यू ऑलमोस्ट सिमिलर काम करता है। ठीक है, ये कहाँ फाउंड होता है, ये बिटवीन स्किन एंड मसल्स, आपकी स्किन के नीचे मसल्स, स्किन एंड मसल के बीच में जो होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। ये सपोर्ट करता है, ये कुशन प्रोवाइड करता है, ये स्पेस फिल करता है इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करता है। अच्छा, जो आप फैट्स, जो मोटे लोग होते हैं, वो हम बोलते हैं बहुत फैट्स, और फैट स्टोर कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, अपने अंदर फैट स्टोर करता है। ठीक है, फैट सेल्स हमने देखा था सेल के चैप्टर में, वो कुछ ऐसा बना हुआ था। ये एक एडिपोज टिश्यू था, यहाँ एक
पतला, ये छोटा सा न्यूक्लियस, ये साइड में ये पतला सा साइटोप्लाज्म था, बीच में ये जो सब स्पेस है यहाँ पर था फैट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सब फैट्स प्रेजेंट थे। ये था एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो हेल्प्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब सर्दी के माहौल में आपको गर्म रखेगी, हीट को लॉस होने में नहीं देगी। फिर आता है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू consists of elongated cells, also called muscle fibers. Tissue is responsible for movement in our body. अच्छा, मसल्स में क्या होती है, ये फॉर एग्जांपल ये मसल है, मसल फाइबर है, ये मसल का फाइबर है, ये क्या होगी, अपने शेप को स्पेशल प्रोटीन्स के मदद से छोटी कर देगी अपने साइज़ को, और फिर लेंथ को बढ़ा कर देगी। इसको बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की मदद से ये काम करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ओके, अच्छा, मसल्स आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड मसल वो है जो स्केलेटल मसल, मतलब जिसको हम अपने इच्छा से मूव कर सकते हैं, हाथ के या फिर पैर के मसल। आप हाथ को अपने वो हिसाब से मूव कर सकते हैं, आप वॉल्यूंटरली उसको मूव कर सकते हो। उसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी मसल भी बोल सकते हो, उसको स्केलेटल मसल भी बोल सकते हो, उसको स्ट्राइटेड मसल भी बोल सकते हो। स्मूथ मसल वो है जो जिसको आप वॉल्यूंटरली मूव नहीं कर सकते, मतलब जैसे आपके इंटेस्टाइन के मसल्स, उसको हम अपने मेंटली हम उसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। एंड देन कार्डियक मसल्स, कार्डियक मतलब हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो इन दोनों से अलग होते हैं। वो वॉल्यूंटरली तो मूव करते नहीं, मतलब हम अपने इच्छा से उसको मूव नहीं करा सकते, अपने आप मूव करती हैं, और उसमें थोड़े और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, ओके, ये मैंने ऊपर से बता दिया, अभी टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मतलब हाथ पैर, move when we want them to and stop when we decide so. Such muscles are called voluntary muscles. Voluntary muscles आपको बताया था, voluntary muscles उनको skeletal muscle भी बोल सकते हो, striated muscle भी बोल सकते हो। These muscles are also called skeletal muscles and they're mostly attached to bones and help in the body movement. माइक्रोस्कोप के नीचे इन मसल्स पर alternate light and dark bands दिखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये देखो, ये जो बैंड्स बने हैं ना, बुक में देखना, ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं। ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है। ठीक है, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड है। आपको ये पिक्चर में देखो, ये साफ दिख जाएगा। तो इसकी वजह से इसको स्ट्राइसेंस उस पर पड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे इस पर स्ट्राइसेंस दिखते हैं, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। स्ट्राइशन मतलब जो ब्लैक एंड वाइट बैंड जो पड़े उसको स्ट्राइशन बोलते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मेनी न्यूक्लिय। इसमें देखो, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ बस। ठीक है, यहाँ पर कितने टाइप के कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिय कितने ज़्यादा, ये एक न्यूक्लिय, ये एक न्यूक्लिय, ये एक न्यूक्लिय। एक सेल में बहुत न्यूक्लिय होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। अनब्रांच्ड मतलब ये हर फाइबर सेपरेट होता है, ये एक फाइबर सेपरेट, ये फाइबर सेपरेट, ये एक फाइबर सेपरेट। अगर ब्रांच होता तो यहाँ से एक ब्रांच निकलता, इससे मिल जाता, यहाँ से एक ब्रांच निकलता, इससे मिल जाता, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सब सेपरेट होते हैं, इसलिए अनब्रांच्ड। सिलिंड्रिकल, इसका शेप देखो सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर की तरह है, इसलिए सिलिंड्रिकल। लॉन्ग, लंबा है, ऑब्वियसली हर मसल फाइबर लंबा ही होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्ट्राइसेंस प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम बाय सिंपली वांटिंग टू डू सो। स्मूथ मसल्स, उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। आइरिस है जिससे लाइट अंदर मतलब लाइट जो
आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई जो लाइट को अंदर आने में हेल्प करती है। प्यूपिल है जो होल है, प्यूपिल इज अ पार्ट ऑफ आइरिस, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। यूरेटर्स एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, मतलब आपको बस ये समझना है कि यहाँ पर बात ये चल रही है कि जहाँ पर आप वॉलंटरली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ काम किसका होता है, स्मूथ मसल्स का, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप मतलब ऐसे, ये सिलेंड्रिकल नहीं है, इसके एंड टैपरिंग है। सिलेंड्रिकल जैसे होता है स्केलेटल मसल्स, वो ऐसे होते हैं, बट ये होते हैं ऐसे स्पिंडल शेप, ठीक है। एंड यूनिन्यूक्लिएट, यहाँ पर देखो एक सेल ऐसा है, ये स्पिंडल शेप है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएट है। इसको अनस्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्यों, इसमें वो ब्लैक एंड वाइट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं होती। मसल्स ऑफ द हार्ट, कार्डियक मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल। हार्ट मसल क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड भी होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट, ये देखो ब्रांचिंग, ये ब्रांच कर रहा है इसके साथ, ये एक ही तरह का मसल फाइबर होता है जिसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर देखो एक सेल में एक न्यूक्लियस है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब लास्ट में आया नर्वस टिश्यू। ये नॉर्मली पूछते हैं आपको, स्कूल के एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा हूँ, पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ मसल फाइबर बताओ, उनमें डिफ्रेंशिएट करो, नहीं तो नर्वस टिश्यू डिस्क्राइब करो, ऐसा ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिससे एक लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड करता हो। जैसे कि आपको अगर कोई टच करे तो आपको पता चल जाता है, वो टच को वो बोलेंगे स्टिमुली। प्लांट्स को पता चलता है कि लाइट किधर से आ रही है, सनलाइट किधर से आ रही है, उसी तरफ ग्रो करती है, तो प्लांट्स के लिए सनलाइट इज ऑल्सो स्टिमुली, ठीक है। तो हाउएवर cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. Nervous tissue क्या करता है, stimulus को sense कर लेता है और उसको आपके ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो इंफॉर्मेशन लाता है और फिर वहाँ से मसल्स को वापस इंफॉर्मेशन भेज भी सकता है कि वो क्या करें, ठीक है। ओके, जैसे कि आप चाहते हैं कोई पेन उठाने को चाहते हैं, तो ये ब्रेन ने आपका सोचा, इन्फॉर्मेशन हाथ के मसल्स को थ्रू नर्वस टिश्यू गया एंड हाथ के मसल से काम किया, उसने पेन को उठाया। ओके, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ये देखो, ये भी सेल वाले चैप्टर में देखा था। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है, बहुत से सेल से, क्योंकि टिश्यू है तो सेल से बनेगा। नर्वस टिश्यू के कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। ये देखो, ये एक सेल बॉडी है, यहाँ पर लिखा है सेल बॉडी। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस, और उसमें उससे क्या लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज करेंगे, जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। ओके, ठीक है। ये इसको मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसा बोल रहा है कि ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक प्रोसेस लंबा होता है जिसको एक्सॉन बोलेंगे, और छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं जो कि ब्रांच होते हैं, उसको बोलते हैं डेंड्राइट। इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व, ठीक है। सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो इन्फॉर्मेशन पास करता है, मतलब जैसे कि आपके हाथ में फॉर एग्जांपल कोई कैंडल के पास आपका हाथ चला गया, कोई गर्म फ्लेम है, कुछ आग है, हाथ चला गया, तो जो आपका हाथ में जो हाई टेम्परेचर का जो इन्फॉर्मेशन आया, जो स्टिमुलस आया, वो आपके ब्रेन तक या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नर्व्स पहुंचाता है, उसको बोलेंगे नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव और मसल्स व्हेन वी वांट टू। अगर ब्रेन चाहता है, जैसे बताया था पेन उठाने का एग्जांपल में, नर्व्स ने क्या किया, ब्रेन से जो सिग्नल लेकर बताया नर्व्स को, जब बताया मसल्स को कि ये पेन को उठाओ, उस सिग्नल को बोलते हैं नर्व इम्पल्स।
वही है जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है नर्व्स में, आइदर वो सेंसेशन हो या फिर ब्रेन से कोई कमांड हो, उसको बोलेंगे नर्व इम्पल्स। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। दिस कॉम्बिनेशन enables एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ईजी है। यहाँ पर ख़त्म हो गया अपना चैप्टर। तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार NCERT ज़रूर पढ़ लें, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में बात करते हैं।